हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थव्यवस्था का आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट का, विकास चैप्टर का। ठीक है, हम आज बात करेंगे धारणीय विकास क्या होता है, आखिर मतलब क्या होता है इसका, और किस प्रकार हम संसाधनों का उपयोग करें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका सही इस्तेमाल कर सके। तो यही कॉन्सेप्ट है धारणीय विकास का, जिसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर को भी हम आज लगाएंगे। तो आज ये चैप्टर खत्म करना है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विकास का मतलब ना केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना इसे मतलब नहीं है, बल्कि जो है हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना, उसके लिए भी बेहतर भविष्य बनाना है। तो बेसिकली अगर मैं धारणीयता की बात करूँ तो धारणीयता का मतलब ये होता है ऐसा विकास करना, ध्यान रखेंगे, ऐसा विकास करना जो आने वाली कई वर्षों तक सतत चलता रहे। ठीक है, और ये तभी संभव है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उसका विवेकपूर्ण यानी कि बुद्धिमत्ता से उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए, हम विकास को ना जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए ये मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का स्तर और ऊंचा हो या फिर कम से कम भावी पीढ़ी के लिए ये स्तर बना रहे। तो ये स्पष्ट है ना कि वांछनीय है। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से वांछनीय है। ठीक है, और लेकिन क्या है ना कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, यानी कि बहुत अति दोहन हो रहा है। ठीक है, दोहन हो रहा है तो चीज़ें खत्म हो जाएगी, चीज़ें खत्म हो जाएंगी, संसाधन खत्म हो जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, आगे आने वाली पीढ़ी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी तो विकास कहाँ से कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे देखिए, भारत में भूमिगत जल, देखिए हाल ही के वर्षों से पता चला है प्रमाणों से कि कई जो है देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग यानी कि उपयोग से ज़्यादा उपयोग, अति उपयोग होने पर गंभीर संकट है। ठीक है, 300 जिलों में से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। ठीक है, देश के लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों के अति उपयोग कर रहा है, और यदि इस जो है साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। तो भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारों क्षेत्रों के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और जो है तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, आप ऐसा सोचते हो कि भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आज देखिए, हर घर में लोग बोरिंग करवा रहे हैं। बोरिंग करवाने से क्या हो रहा है, लोग जो है बोरिंग करवा रहे हैं तो पानी का लेवल जो है एकदम नीचे चला जा रहा है, और पानी का लेवल जब एकदम नीचे चले जाएगा तो पीने योग्य पानी जो है कहाँ से मिल पाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसकी अति उपयोग तो हो ही रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे, क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। ठीक है, यानी कि आप ये सोचिए कि आप जो है भूमिगत जल का जो है अति उपयोग के अलावा आप क्या ऐसा कर सकते हैं। जैसे देखिए, वर्षा का जल संग्रहण करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन यानी कि जो है बूंद बूंद में जो है सिंचाई के साधन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जो है न्यू टेक्निक्स का उपयोग करके हम इस अति उपयोग को जो है रोक सकते हैं। और क्या उपाय हो सकते हैं, जैसे फसलों की सिंचाई करनी है तो क्यारी बनाकर करें। ठीक है, सिंचाइयों की नालियों को पक्का करें। बागवानी की सिंचाई के लिए जैसे मैंने बताया ड्रिप इरिगेशन या फिर ड्रिप विधि का जो है या फिर फसलों को स्प्रिंकल विधि अपनाई जाए। ठीक है, बगीचों में पानी जो है सुबह ही दें, जिससे वाष्पीकरण होने वाला नुकसान जो है वो कम किया जा सके। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। इससे क्या होगा कि इससे जो है भूमि में जो जल है, भूमिगत जल, उसका संरक्षण हो पाएगा। तो देखिए, भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी कि जिनके भंडारण में प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, हालांकि मानव द्वारा ना ऐसे संसाधनों का दोहन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः जो है पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, भूमिगत जल यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक जो है प्रयोग करता है तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, और गैर नवीकरणीय
नवीकरणीय जो साधन वो है जो वर्षा के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो क्या होता है, इन संसाधनों का ना धरती पर एक निश्चित भंडारण है, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल डीजल के बारे में अभी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और इनकी ना पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। तो देखिए कभी कभी हम ना ऐसे नए साधन जो है मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी, तो नए स्रोत जो हैं भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ ना यह भी समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए उदाहरण के लिए कि हम ज़मीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय है, उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं ना, तो जाहिर सी बात है जब आप उसे खत्म कर दोगे तो वो फिर जो है उसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हम पहले जानकारी ना हो, ठीक है, और इसके लिए ना हर समय खोज चलती रहती है। जैसे देखिए पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के रूप में सीएनजी को खोजा गया है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक उदाहरण के माध्यम को समझते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को देखिए। मध्य पूर्व क्षेत्र में भंडार कितना है, 807.7 हजार मिलियन बैटल, ठीक है, और भंडारों के चलने की अवधि कितनी है, 70, ठीक है, वर्षों में। संयुक्त राज्य अमेरिका की देखिए 50 मात्र जो है 50,000 मिलियन बैटल है, और उपयोग कितना, भंडारों के चलती अवधि कितनी है, 10.5, और विश्व के रेफरेंस में देखें तो 1696 और जो है 50.2। अब देखिए ये जो तालिका है ना ये कच्चे तेल में जो है भंडारों के अनुमान को दर्शाती है, और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ये बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग जो है वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष तक चलेंगे, ठीक है, और ये संपूर्ण विश्व के लिए है। लेकिन क्या है ना कि अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है, और तो ये भंडार ना केवल 50 वर्षों में खत्म हो जाएंगे। भारत जैसे देश ना इसके आयात पर निर्भर है और इसके पास जो है तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है, ठीक है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत जो है सऊदी अरब, इराक, ईरान से जो है तेल का आयात करता है। तो तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है, प्रत्येक देश पर भार पड़ता है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति द्वारा पाना चाहते हैं, ठीक है। तो विकास की धारणीयता का प्रश्न जो है इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। क्या खड़े कर देता है प्रश्न, क्या किसी देश की विकास की प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। कच्चा तेल और उसका सब्स्टिट्यूट अगर हम ढूंढेंगे तो वो भी अनिवार्य कैसे हैं? क्योंकि देखिए आवागमन के साधन तो जो है परिवहन से ही होते हैं ना, तो परिवहन किससे चलता है? परिवहन तो पेट्रोल डीजल से चलते हैं। तो जब ये ही नहीं रहेंगे तो जो है देश का अर्थव्यवस्था तो ढह जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है, ठीक है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं? देखिए अगर भारत ने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढा, खोज नहीं की, तो एक दिन तो तेल देखिए 50 वर्षों में समाप्त हो जाना है, ठीक है। भारत पूरी तरीके से डिपेंडेंट है जो है इराक, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों से। जब वहीं का तेल ख़त्म हो जाएगा तो फिर भारत का क्या होगा? और इसलिए ना हमें जो है हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये गैर नवीकरणीय है, इन्हें फिर से नहीं जो है नवीनीकृत किया जा सकता है, ठीक है। इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसलिए जो है ये कॉन्सेप्ट आया है सीएनजी का। मैं आपको थोड़ा सा सीएनजी के बारे में बता दूँ, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हिंदी में कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मैं फुल फॉर्म क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो सीएनजी है ना, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पे जो है अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं, ठीक है। अत्यधिक दाब के अंदर जो है रखता है, ठीक है। तो ये जो गैस है ना, इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोमीटर प्रति वर्ग जो है सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्राकृतिक गैस को ना दबाकर कम करने का मुख्य उद्देश्य ये है ना कि ये जो है ना आयतन कम घेरे और क्या करें, इंजन के दहन के जो है प्रकोष्ठ को उपयुक्त दाब तक जो है प्रवेश कर सके। चूंकि इसका नाम ही है देखिए संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड यानी कि उच्च दबाव, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये देखिए क्या है ना कि प्राकृतिक गैस की तरह ही ना सीएनजी में जो है मीथेन, इथेन और प्रोपेन होता है। कभी कभी इसका पूछ लिया जाता है कि सीएनजी में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन, एथेन और प्रोपेन। तो प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी भी रंगहीन, गंधहीन, विषहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन, गंधहीन और विषहीन, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी ध्यान रखेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ।
अरे अभी इतनी चीज़ें रह रही हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम ना राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह ना एक क्षेत्र या फिर से कह लीजिए देशगत विषय नहीं रह गया है, अब ये संपूर्ण वैश्विक विषय हो गया है। ठीक है, हम सब का भविष्य ना परस्पर जुड़ा हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि जो है अगर संयुक्त राज्य जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था अगर प्रभावित होती है, नीचे जाती है, तो उसका असर ना सभी देश पर होता है। यानी कि हम सब का भविष्य ना जो है हर राज्य हर देश का भविष्य जो है परस्पर जुड़ा हुआ है। तो विकास की धारणीयता जो है तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है। ठीक है, अलग जगाई है इसने जो है ये इस कॉन्सेप्ट में हम, जिससे जो है वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक जो है मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें जो है व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है। और इसलिए विकास पर बहस जारी है। अब आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आप सब सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स करिए। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। हमने इस जो है चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि किसी देश का विकास किस पे डिपेंड करता है, उपरोक्त सभी पे, प्रति व्यक्ति आय पे भी, साक्षरता स्तर पे भी, स्वास्थ्य स्थिति पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है देश को अपने पढ़ाओगे लिखाओगे, साक्षर बनाओगे, स्वास्थ्य स्थिति सुधारोगे, बेरोजगारी हटाओगे, तो देश की अर्थव्यवस्था जो है ऑटोमेटिकली बढ़ने जाएगी। अर्थव्यवस्था बढ़ने लग जाएगी तो विकास तो होगा ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस स्थिति भारत से बेहतर है? हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि मात्र जो है श्रीलंका जो है इसकी स्थिति जो है भारत से बेहतर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है, और अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय कितनी होगी? तो सिंपल है, 6,000 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, इसको ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो है 4 परिवार है और इसमें जो है देखिए 4,000 में प्लस करिए 7,000 का, प्लस करिए 3,000 का, और इसमें प्लस करेंगे इस 6,000 का। ठीक है, बाई 4 परिवार है तो 4। अब इनको जोड़ के आता है 20,000। कितना आता है? 20,000। 20,000 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, 5,000। ठीक है, तो 5,000 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय है। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि एवरेज निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, और इस मापदंड की अगर कोई है तो इसकी सीमाएं क्या है? ठीक है, देखिए विश्व बैंक जो है ना विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय का प्रमुख मानदंड मानता है। जिस देश की आय अधिक है उसे अधिक विकसित समझा जाता है, और जिस देश की आय कम है तो उसे कम विकसित समझा जाता है। देखिए, ऐसा माना जाता है ना कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की ज़रूरत की सभी चीज़ें जो हैं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जा सकती हैं। तो जो भी लोगों को पसंद है वो उनके पास होना चाहिए, और वे सभी चीज़ें जो अधिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। और इसलिए जो है ज़्यादा आय विभिन्न आय वर्गों के वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड माना जाता है। और अगर मैं बात करूँ विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट की, वैसे तो बुक में जो है 2006 का डेटा दिया हुआ है, मैं आपको रिसेंट डेटा अगर बताने का प्रयास करूँ तो देखिए ये जो विश्व बैंक है ना, इसकी विकास रिपोर्ट में देश का वर्गीकरण करने में मापदंड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है $10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वो समृद्ध देश हैं, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है $825 प्रति वर्ष है उससे कम है, ठीक है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। और भारत जो है किस में आता है? निम्न आय।
देखिए इसकी सीमाएं भी हैं, ठीक है। विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए ना किसी देश की राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि विभिन्न देश की जनसंख्या भिन्न भिन्न होती है। तो कुल आय की तुलना करके ना हमें ये नहीं पता चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, ठीक है। और इससे ना हमें विभिन्न देशों के लोगों की परिस्थितियों का भी पता नहीं चल पाता, और इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छा मापदंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व जो है बैंक के मापदंड से अलग है। देखिए कैसे अलग है, इसकी बात करते हैं। देखिए विश्व बैंक का मानदंड केवल आय पर आधारित है, तो इस मापदंड में तो बहुत सारी सीमाएं हैं ना। तो आय के अतिरिक्त भी तो कई ऐसे मापदंड हैं जो विकास के मापने के लिए जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के लिए नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी के व्यवहार पाना चाहता है, आज़ादी पाना चाहता है, इन जैसे लक्षणों के बारे में भी सोचता है। तो यूएनडीपी जो है ना, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के जो है कौन कौन से मापदंड अपनाए गए हैं ये भी आप सुन लीजिए। सबसे पहला है लोगों का स्वास्थ्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या, लोगों का स्वास्थ्य। तो मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या फिर दीर्घायु। तो विभिन्न देशों के लिए लोगों का जीवन प्रत्याशा जिनकी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज शैक्षिक स्तर, मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड है शैक्षिक स्तर, ठीक है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो वह देश जो है अल्प विकसित कहा जाएगा। तीसरी चीज प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश जो है लोगों के जीवन स्तर भी अच्छा होगा। अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है, और जिन देशों में जो है कम होगी प्रति व्यक्ति आय तो लोगों के जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा, और ऐसे देशों को जो है विकसित देश नहीं माना जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है भारत की स्थिति क्या है, 189 देशों में 129वां स्थान है भारत का, ठीक है, मानव विकास सूचकांक मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं और इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए औसत का प्रयोग ना होता है जो किसी भी विषय या फिर क्षेत्र के अनुमान के विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, लेकिन देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है जो औसत के माध्यम से ही निकाली जाती है, ठीक है। और इससे ना हमें एक देश के विकास के स्तर का पता चलता है, लेकिन औसत का प्रयोग ना करने में कई समस्याएं भी आती है। देखिए औसत से ना किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, आप उसका एवरेज ही तो निकाल सकते हो, इसमें वही बहुत सारी ऐसी असमानताएं छिप जाती हैं। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से अगर समझाने का प्रयास करूँ कि किसी देश में रहने वाले 4 परिवारों में से 3 परिवार जो है 500-500 रुपये कमाते हैं और एक परिवार 48,000 रुपये कमा रहा है, जबकि दूसरे देश में सभी परिवार जो है 9,000 से 10,000 के बीच कमा रहे हैं। तो दोनों देशों के औसत आय तो समान है, लेकिन क्या है, एक देश में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जबकि दूसरे देश में जो है सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान स्तर पे हैं। तो इस प्रकार ना औसत तुलना के लिए तो उपयोगी है, लेकिन जो है इससे असमानताएं छिप जाती है, इससे ये नहीं पता चलता ना कि आय जो है लोगों में किस तरह वितरित है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास जो है क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, और इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी जो है मापदंड बिल्कुल नहीं है, और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? तो देखिए क्या है, यदि जो है व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि केवल जो है बेहतर आय के विषय में नहीं व्यक्ति सोचता, बल्कि वो अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, बराबरी का व्यवहार, आज़ादी पाना चाहता है। तो इसी प्रकार ना जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं ना तो औसत आय के अलावा भी मैटर करती हैं चीज़ें। जैसे देखिए शिशु मृत्यु दर हमने देखा था चार्ट के माध्यम से, साक्षरता दर देखा था, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक का निबल उपस्थिति देखा था, तो क्या थी उसमें जो है केरल की प्रोग्रेस अच्छी थी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये है ना हमने जो है तालिका के माध्यम से ये देखा था कि केवल प्रति व्यक्ति आय को ही विकास का दंड नहीं माना जा सकता, अन्य मापदंड भी होते हैं, जैसे साक्षरता हो गई, स्वास्थ्य हो गए, इन सब को देखकर केरल की स्थिति जो है पंजाब से, हरियाणा से बेहतर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखिए, भारत के लोग जो है कोयला का उपयोग कर रहे हैं ईंधन के रूप में, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ठीक है, ऊर्जा के अन्य स्रोत। तो देखिए, ऊर्जा के अधिकांश जो है ना, ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत साधनों का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है और ये सभी स्रोत जो हैं गैर नवीकृत हैं, ठीक है, यानी कि एक बार प्रयोग करने के पश्चात ये समाप्त हो जाते हैं, इनकी पुनः पूर्ति संभावित नहीं है। तो आने वाले 50 वर्षों में ना ये संसाधन यदि इसी तरह इस्तेमाल किए गए ना तो ये समाप्त हो जाएंगे, और यदि हमें इन संसाधनों को बचाना है तो ऊर्जा के नए और नवीकरणीय संसाधनों को खोजकर इनका अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है, धारणीयता के विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए, धारणीयता का बेसिकली मैंने आपको बताया मतलब कि सतत पोषणीय विकास, यानी कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। तो वैज्ञानिकों का कहना है ना कि हम जो है संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन जो है शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। और यदि हमें जो है विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें जो है संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करना होगा ना जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें, ठीक है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। और यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है। देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संसाधन है पाए जाते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी जो है विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। अब ये जो है साधन ना संसाधन बन जाते हैं और ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और यदि जो है मनुष्य बुद्धिमत्ता से इन संसाधनों का प्रयोग करे ना तो अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। और यदि संसाधन का दुरुपयोग न किया जाए ना तो इनका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मनुष्य लालची है और यदि जो है इन संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जा सकता है, यानी कि लालच के रूप में किया जा सकता है कि हम ही बढ़े, हमारा ही विकास हो, तो क्या करते हैं, ये संसाधनों का दोहन करते हैं और ये एक व्यक्ति के लाभ को भी पूरा न कर पाए, ऐसा होता है। और यदि इन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये तो गैर जो है नवीकृत है ना, इन्हें फिर से तो उत्पादित किया नहीं जा सकता है, इन्हें बनने में तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जिसे आप अपने आसपास देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं अपने आसपास देखती हूँ जल प्रदूषण। जल प्रदूषण देख कर ना मुझे इतनी चिंता होती है कि पीने का पानी भी आजकल जो है वो शुद्ध नहीं है। नदियों, झीलों, समुद्रों में बहाए गए जो है कूड़े कचरे, औद्योगिक अपशिष्ट जल को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण भी बहुत, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, कारखानों से धुएं निकल रहे हैं, मोटर वाहनें। आज देखिए हर घर में जो है सबके पास एक से ज़्यादा, एक तो लोग सोचते हैं कि एक तो नहीं है ना, हर घर में सभी मेंबर्स के पास गाड़ियाँ हैं। अब गाड़ियाँ हैं तो उससे जो है वायु भी प्रदूषित होगी क्योंकि मोटर वाहनों से जो है धुएं निकलते हैं, ठीक है। इससे मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवन दोनों को हानि पहुंचती है। तीसरी चीज भूमि प्रदूषण। भूमि पर जब है कारखानों द्वारा, घरों और अन्य स्रोतों द्वारा कूड़ा कचरा फेंकेंगे तो क्या होगा, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, भूमि भी प्रदूषित होगी, है ना। तो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये हमें जो है डब्बे के माध्यम से ये समझने का प्रयास करना है। देखिए, केरल में पुरुष कितने प्रतिशत है, 8.5, महिला 10, ठीक है। ये क्या है, 15 से 49 वर्ष आयु वाले जिनका BMI सामान्य से कम है, तो BMI का अनुपात दिखाया गया है, ठीक है। यह वर्ष 2015-16 के हैं, आंकड़ों पर आधारित है। कर्नाटक का देखिए 17 पुरुष प्रतिशत, 21% महिला, और जो है मध्य प्रदेश में 28% पुरुष और 28% महिला, और सभी राज्य देखिए 20% पुरुष और जो है 23% महिला। तो हमें ये बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है कि केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण की तुलना कीजिए। देखिए, केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर को दर्शाते हैं, ठीक है। BMI क्या है, BMI जो है पोषण स्तर है, और इसके अनुसार केरल में जो है 22% जो है पुरुष और 19% महिलाएं, ठीक है। महिलाएं जो है वो जो है
8.5 पुरुष और 10% महिलाएं जो हैं वो जो है अल्प पोषित हैं, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश में आप देखिए कि जो है 28% पुरुष और 28% महिलाएं जो हैं अल्प पोषित हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में जो है लोग अधिक अल्प पोषित हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से 1 व्यक्ति अल्प पोषित क्यों है? देखिए एज यूजुअल बात है, देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद देश के जो है 40% लोग अल्प पोषित हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी लगभग ना 40% लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, और ये व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पाते कि ये अपने लिए 2 समय का खाना प्राप्त कर सके। इसलिए देश में अनाज उपलब्ध होने के बावजूद ना ये उसे खरीद नहीं पाते और अल्प पोषित रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब ये जो है आखिरी वाला, तो ये तो कार्यकलाप है, ये बच्चे स्वयं करेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं समाप्त करती हूँ आज के जो है लेक्चर को, और पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है और अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ अपने वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, और गाइस जो है वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।